फायदा होगा, किसको क्या नुकसान होगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। किस डेट में किस राज्य की कितनी सीटों पर मतदान होना है वो भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे। जैसे पहले फेज के अंदर 102 सीटों पर मतदान होगा। अगले दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 89 सीटों पर मतदान होना है। 7 मई को 94 सीटों पर, 13 मई को 96 सीटों पर, 20 मई को 49 सीटों पर, 25 मई को भी 49 सीटों पर और 1 जून को 97 सीटों पर मतदान होना है। लेकिन ये तो 3 राज्य जिनकी हम बार बार बात कर रहे हैं। यूपी 80 सीटों वाला राज्य, बिहार जहां 40 लोकसभा सीटें हैं और पश्चिम बंगाल जहां 42 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से 2 राज्य भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल स्वीप किए थे 2019 में। बिहार में 40 में से 39 एनडीए को मिला था, 64 सीटें 80 में से मिली थी उत्तर प्रदेश में एनडीए को, और पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां की 42 में से 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूं जो आपके मतलब की चीज है, क्योंकि आज आप पूरे दिन चुनाव को ही सुनना चाहते हैं। तो हमने जो अभी सर्वे किया इंडिया टीवी और सीएनएक्स ने, जिसमें हमने जो सीटें दी थी 335 सीटें बीजेपी को और 378 सीटें एनडीए को, उसमें हमारे दूसरे सर्वे, अब जो दूसरा सर्वे हम लोग आज कर चुके हैं और आपके सामने रखने जा रहे हैं जल्दी, उसमें इन बड़े राज्यों के अंदर बड़े परिवर्तन भी हुए हैं। क्या उन परिवर्तनों से बीजेपी और एनडीए की टैली और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है या घटती हुई दिखाई दे रही है? मतलब विपक्षी गठबंधन के नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे? मोदी ने जो टारगेट दिया है उसकी और बीजेपी और बढ़ती दिखाई दे रही है या उससे और कम हो रही है? ये खास तौर पर यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल, इन 3 राज्यों के अंदर हमारे पिछले सर्वे से लेकर अब तक काफी गणित बदल गया है। बहुत सी सीटों की अदला बदली या इधर उधर हुए हैं, सीटें एक पार्टी से दूसरी पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन प्रॉफिट में कौन रहा है, ओवरऑल सीटें किसकी बढ़ रही हैं, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और भावेश हमारे साथ हैं जिन्होंने ये दूसरा सर्वे किया है थोड़े दिनों पहले, वो आपको बताएंगे कि ये सीटों की फेरबदल आखिर किस बुनियाद पर हो रही है। लेकिन इन बड़े राज्यों की बात करते हुए जरा आगे बढ़े, हम यूपी की बात करते हैं। यूपी 7 फेज में जाएगा इलेक्शन के अंदर, अलग अलग दिनों पर अलग अलग सीटों पर मतदान किया जाएगा। ये 80 सीटें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारा अभी तक का जो आंकलन है वो ये कि यूपी बीजेपी बिल्कुल क्लीन स्वीप कर रही है। अगर क्लीन स्वीप का मतलब कुछ होता है तो वो आपको यूपी में साफ दिखाई देना चाहिए। अगर ये सर्वे और जो हमने पढ़ा है जमीन पर जाकर के वो सच है, तो उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी को रोकने वाला कोई नहीं है, कोई गठबंधन नहीं, कोई पार्टी नहीं और कोई नेता नहीं। ये यूपी साफ साफ बता रहा है अभी तक। तो मैं आपको अब जरा उत्तर प्रदेश पर ले जाना चाहता हूं। 7 फेज में राहुल जी इलेक्शन यूपी के अंदर होने जा रहा है, और अब से अगर आप देखेंगे तो जो रफ्तार, जो तेजी और जो धमक आपको प्रचार की दिखाई देगी, जिसमें सबसे ऊपर नरेंद्र मोदी होंगे, वो कुछ और होगा। देखिए, साफ तौर से उत्तर प्रदेश में एडवांटेज है बीजेपी को। बीजेपी राम मंदिर का इशू हो या फिर जो काम है बीजेपी का, उसके कारण भी एडवांटेज है और प्रधानमंत्री की अपनी छवि के कारण भी एडवांटेज है। देखिए, अभी यूपी में बहुत कुछ होना अभी भी बाकी है। देखिए, हमने देखा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी ने कुछ चेंजेस अपने जो है कैंडिडेट्स को लेकर सोच रही है, किस तरह से अभी तक कांग्रेस ने अपने जो कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं किए हैं, और ये भी बात सामने आ रही है कि जो कांग्रेस है वो बीएसपी के साथ बात कर रही है, और शीर्ष स्तर पर ये जो 2 नेताओं के बीच में बात हुई है, क्या ऐसा कोई कॉम्बिनेशन कांग्रेस और बसपा को लेकर होगा, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। बीजेपी जो आपको लगता है अभी भी वक्त है? बिल्कुल है, बसपा अलायंस कर ले किसी के साथ? बिल्कुल ऐसा वक्त है, और ये बातचीत भी चल रही है। और दूसरा, कांग्रेस के साथ, कांग्रेस और बीएसपी के बीच में दूसरी ये भी बात है कि अभी तक बीजेपी ने 24-25 जो सीटें हैं उनका जो अनाउंसमेंट अभी 24 सीटों का नहीं किया है। उन सीटों पे बीजेपी बहुत सारे चेंजेस करने जा रही है, बहुत सारे चेहरे चेंज करने जा रही है पुराने। तो उसका असर किस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव में पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन और क्या एक परिवर्तन ये भी पड़ेगा, क्योंकि आज ही चुनाव आयोग ने ये साफ किया है कि अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, आप उसे टिकट देते हैं तो 3 बार आपको पब्लिश करना होगा। ये जानकारी भी देनी होगी कि आखिर क्या जरूरत थी किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड के व्यक्ति को टिकट देने का, दूसरे को क्यों नहीं? तो क्या लगता है कि फिर इससे नामों में भी बदलाव दिखाई देंगे हमें आगे? देखिए, चुनाव आयोग ने बहुत सारी आज बातें की हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि किस तरह से भाषा पर आपको ध्यान रखना होगा। चुनाव आयोग इस बात पे ध्यान रखेगा कि किस तरह की भाषा का प्रयोग जो है चुनावों में किया जा रहा है। अगर अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो उस पर चेक होगा। आप यूपीआई के जरिए क्या पेमेंट्स कर रहे हैं पार्टियां और क्या हो रहा है, उस पर ध्यान रहेगा। चार्टेड प्लेन का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर ध्यान रहेगा। तो चुनाव आयोग अपनी तरफ से इन चीज़ों पर काफ़ी ध्यान रखेगा कि जो चुनाव में पैसे का जो प्रभाव होता है वो कितना कम किया जा सके।
यूपी में कुछ बदलेगा क्या, ये अब सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि यूपी अगर भारतीय जनता पार्टी इसी तरह लहर के साथ जीतती है तो फिर तो शायद प्रधानमंत्री के दावे के करीब पहुंचने की बहुत उम्मीद बनती है। लेकिन यहां अब सब देखिए काफी वक्त है, 19 अप्रैल यानी 1 महीना तो अभी चुनाव शुरू होने में है, चुनाव में पहला वोट पड़ने में है। इस बीच में क्या इतना कुछ बदल सकता है उत्तर प्रदेश में कि माहौल पूरी तरीके से बदल जाए? आरती, देखिए, कल भी हमने यूपी की बात की और उत्तर प्रदेश में साफ लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का कोई भी राइवल नहीं आज की डेट में। और मुझे लगता है उसका श्रेय योगी जी की एडमिनिस्ट्रेशन को भी देना पड़ेगा। जो उन्होंने डबल इंजन की सरकार का जो नारा लगाया, उसका असर आप ग्राउंड पे देखते हैं। लोगों को लगता है कि यूपी में बदलाव आया है और राम मंदिर का बिल्कुल एक इम्पैक्ट है उत्तर प्रदेश में। और वो लगता है कि बीजेपी, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से राम मंदिर बना, सही समय पे बना, और जिस तरह से पूरे देश में इसकी बात हुई, चर्चा हुई, एक कॉन्फिडेंस आया है यूपी में कि वो जितना भी जाति का समीकरण था, जितना भी इंटर रिलीजियस हिंदू मुस्लिम डिवाइड था, वो सारा एक तरफ होके एक पूरा कंसोलिडेशन हुआ है बीजेपी के वोट बैंक में उत्तर प्रदेश में। आप कह रहे हैं यूपी में बीजेपी का गेम इसलिए सेट है क्योंकि मोदी योगी प्लस राम मंदिर, बिल्कुल। इसके ऊपर कुछ चुनाव आयोग ने ऐलान किया है धन बल और बाहुबल का, उसके खिलाफ थी और उसके खिलाफ है। केशव प्रसाद मौर्य की पूरी बात हम आपको सुनाएंगे। हाँ, आरती से हम लोग पूछ रहे थे। तो मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में कोई रोड ब्लॉक नहीं है प्राइम मिनिस्टर मोदी की लड़ाई में। और मुझे ये भी लगता है कि उन्होंने कहा, राहुल जी ने, कि कांग्रेस, बीएसपी वगैरह वो कुछ काम नहीं करेगा। अगर बसपा का अलायंस हो गया उसके बावजूद मुझे नहीं लगता कि कोई रोड ब्लॉक प्राइम मिनिस्टर मोदी जब आप कहती हैं रोड ब्लॉक नहीं है, तो आप कहां तक देखती हैं बीजेपी को? मैं कह रही, जो आपके नंबर्स थे कल, आपने शायद 5 सीट नहीं दिए थे बीजेपी को, बाकी सारी यूपी में हमने केवल दो सीट दी ऑपोजिशन को। हाँ, 2 सीट, 78 आउट ऑफ 80 बीजेपी। हाँ, तो 2 सीट्स अगर मैं मानती हूँ कि 2 या 3 सीट्स वो शायद नहीं मिले, वो एसपी को मिले, समाजवादी पार्टी को मिले। आजमगढ़ और मैनपुरी दिया है। हाँ, 2 सीट शायद समाजवादी पार्टी को मिले। ज्यादातर सीट्स मुझे लगता है कि बीजेपी को बहुत क्लियरली मिल जाएंगी। रायबरेली अमेठी भी हारेगी कांग्रेस? एब्सोल्युटली, कांग्रेस का कोई चांस नहीं। एक सीट भी कांग्रेस नहीं जीतेगी? बिल्कुल नहीं। हमारा सर्वे भी ये कह रहा है। बोलिए समीर जी। देखिए, आज चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी, लेकिन कांग्रेस अभी तक रायबरेली अमेठी में उम्मीदवार की घोषणा नहीं कर पाई है। और जहां तक बसपा से बातचीत का सवाल है, आप देखिए समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, 17 सीटें समाजवादी पार्टी ऑलरेडी दे चुके हैं। तो अब क्या कांग्रेस 17 में से 15 सीटें बसपा को गठबंधन में देने वाली है? तो मतलब क्या कांग्रेस 2 सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ेगी? मुझे लगता है कि आप कह रहे हैं कि अगर बसपा चाहे तो सपा के साथ कुछ मिलजुल नहीं होगा। सपा और कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है। सपा ने 17 सीटें दे दी ऑलरेडी। अब अगर कांग्रेस बसपा के साथ गठबंधन में जाती है तो कांग्रेस को अपनी 17 सीटों में से बसपा को सीटें देना पड़ेगी। और जिन सीटों पर सीटें कांग्रेस को जो मिली है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में, वह क्षेत्रीय बसपा के बहुत मजबूत पकड़ और आप आज भी कायम है बीजेपी 80 में से 75 प्लस जीतेगी? बीजेपी उत्तर प्रदेश में 78 सीट जीतने जा रही है और सिर्फ 2 सीटें जहां मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हार सकती है, एक आजमगढ़ है और एक मैनपुरी। इसके अलावा 78 सीट भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश से जीतने जा रही है। लंबा चुनाव होगा रागी जी, 7 चरणों का चुनाव होगा। मैं एक चीज जोड़ दूं। देखिए, जब हम ये बात करते हैं कि बीजेपी एडवांटेज में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सीटें जो समाजवादी पार्टी के गढ़ रही हैं वहां पर आपको कोई आसान चुनाव मिलने वाला है। चाहे वो आजमगढ़ हो, मैनपुरी हो, कन्नौज हो, फिरोजाबाद हो, संभल हो, बदायूं, ये सारी सीटें बीजेपी के लिए मुश्किल है। और ऐसे में हम अगर बीजेपी, मेरे ख्याल से तो बीजेपी को भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा जितना कॉन्फिडेंस हम दिखा रहे हैं, लेकिन ये ऐसी सीटें हैं जहां पर जो है मुश्किल साफ है। और इसी कारण से इन सीटों को, खास तौर से जो 24 सीटें नहीं, हिस्टोरिकल एविडेंस के बेस पर है, हिस्टोरिकल एविडेंस है इस चीज का। 2014 73 उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। और सच तो यह कि भारत अब विश्व गुरु बनने की ओर है। इसलिए राष्ट्रीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें पार करेगी, 370 बीजेपी, एनडीए 400 पार।
और अब तक के इतिहास की न्यूनतम सीटें कांग्रेस को प्राप्त होगी। कांग्रेस अपने फैसलों की वजह से, अपने कर्मों की वजह से आज हाशिए पर खड़ी है और परिणाम अपने आप में स्पष्ट है। ना नेता, ना नियत, ना नेतृत्व। एक तरफ नरेंद्र, कौन कौन सहमत है आप में से शिवराज सिंह चौहान की बात से? वो कह रहे हैं एनडीए 400 पार तय है, निश्चित है,